की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सोशल मीडिया सारिफीन खफा नजर आ रहे हैं। और मुझे तो इस बात पे वही गुस्सा आया कि आपको थोड़े दिनों पहले पता कि पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से हड़ताल की धमकी दी गई थी कि जनाब हम तो नहीं देंगे। अब क्यों नहीं हड़ताल करते? वैसे अब एक सिंपल स्टेटमेंट आ गया है कि भाई हम बिल्कुल इसको आवाम के साथ ज्यादती करार देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस इतना सा। अब कोई धमकी नहीं, अब कोई सूली मौकिफ नहीं, अब बस ठीक है, क्योंकि इनका तो फायदा हो रहा है ना। आवाम की जानिब से जो है ना उनके लिए शेर है कि जी बोलते क्यों नहीं, मेरे हक में आंवले पड़ गए जबान में क्या। बिल्कुल ये मसला जो है वो उनके साथ हो चुका है। लेकिन खैर अच्छी बात की तरफ देखना चाहिए कि अगर हुकूमत चाहती तो वो 20 रुपए भी बढ़ा सकती थी, लेकिन 19 रुपए 95 पैसे बढ़ाए हैं, 5 पैसे की अभी भी बचत है। और देखिए बहैसियत अवाम इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को भी बहुत ही मुश्किलात का सामना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसमें, बल्कि मैं चाहूंगी कि हमारी रहनुमाई करें इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं चाहूंगी कि जरा आप हमें थोड़ा सा बताइए कि हकाइक हैं क्या। कहा यह जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी है, एक वजह तो ये है ही, दूसरा जो हमारा रुपी डीवैल्यूएट हुआ है, जो रुपए की कदर में कमी है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत संभाला गया, वरना कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी जो कि नहीं बढ़ाई गई। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ओवरआर्चिंग वजह यह है कि आप आईएमएफ के एक प्रोग्राम में हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए आप कोई नई सब्सिडी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो आपको कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ गुड्स पास थ्रू करनी है टू द कंज्यूमर। सो इसकी जो कॉस्ट है वो यूं बनती है कि पिछले 15 दिन में 10 से 12% जो बढ़ी है वो इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है। पर इसके साथ साथ 3 से 5% आपके रुपए की कदर जो है वो कमज़ोर हुई है। इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएं तो सारा जो इम्पैक्ट है वो पास थ्रू आपको किया गया है। और अभी भी देखें आप तो पूरा इम्पैक्ट जो है शायद पास थ्रू नहीं किया गया, और कीमतें अगर यही रहीं तो शायद हमें फिर रद्दोबदल करना पड़े 15 दिन बाद। अच्छा, ये डॉक्टर साहब 15 दिनों के बाद यानी कि फिर हम एक्सपेक्टेशन रखें? क्योंकि देखिए, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर है उनका रुपया दीगर ममालिक का तो इस तरह डेप्रिसिएट नहीं हो रहा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा जो हमें पड़ रहा है। लेकिन अगर ये जरा सी और बढ़ी तो हमें तो अच्छे खासा मतलब पे करना पड़ेगा। और आपको पता तकरीबन 400 के करीब अशय खुरनोश हैं जो कि जुड़ी हुई हैं पेट्रोल के साथ, तो महंगाई का तो एक तूफान आ जाएगा। तो जो हमारा इस वक्त सीपीआई, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, जिसको आप जनरली जानते हैं कि 29% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर, सो उसमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 1.45% का आएगा जो अभी कीमत बढ़ी है, प्लस एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट चाहे आप ट्रांसपोर्ट पे कहें जिसके खर्चे बढ़ेंगे। आप एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि इससे एक बिजली की कीमत में भी तब्दीली आती है, और वो तब्दीली ये है कि आपके पास एक हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आता है। तो वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसमें सबसे बड़ी तब्दीली इन्हीं कीमतों की वजह से आती है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आपने देखी। फिर जो लोग अपनी ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉन्गर टर्म होती है, यानी कि कराची से अगर आप अप नॉर्थ जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं, मैं फिर बार बार कहता हूं पाकिस्तान में वो जो जिनको एनर्जी प्राइसेस कहते हैं, जिनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है और गैस है, इसका एक चूंकि इम्पैक्ट है आपकी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में। इस पूरे एनर्जी सेक्टर को ठीक करेंगे तो ये ठीक होगा, वरना ये अगर हम कोशिश करें कि किसी तरह ये कीमतें कम हो जाएं, वो तो तभी हो सकती थी कि हम अपनी इकोनॉमी को किसी और तरह चला रहे होते और रुपए की कदर कोई मुख्तलिफ होती, और हम ये जो गाड़ियां हैं उसमें से निकलकर ईवी पे चले जाते। डॉक्टर साहब, ये तो आपने वो बात की है कि जिसका अभी मुस्तकबिल करीब के अंदर तो हमारे पास कोई हल है नहीं, लेकिन मैं एक बड़ा ही बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आवाम के लिए भी और अपनी इसलाह के लिए भी। जब भी पेट्रोल में कीमत बढ़ती है, हुकूमत को जो है वो हम पूरी आवाम मिल के लान तान शुरू कर देती है कि ये हुकूमत ने किया है, या ये वज़ीर आज़म ने किया है, वज़ीर ख़ारजा ने किया है, ये पैसे इनकी जेब में तो डायरेक्टली जा नहीं रहे हैं। इसे बढ़ाना इनकी मजबूरी, ये हम आईएमएफ के प्रोग्राम में आपने बताया, एक तो इसलिए हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे, और दूसरी इनकी वजूहात क्या होती है? क्योंकि जब रशिया से तेल आने की बात हुई थी तो हमें पता ही चला था कि बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब से रशिया से तेल आना शुरू हुआ है इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और उसके बाद से ही महंगा होने शुरू हुआ है।
तो देखिए, मैं फिर गुजारिश ये करूंगा कि एक तो हमने इंटरनेशनल प्राइसेस की बात की, रुपए की कदर की बात की, फिर एक 55 रुपए पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, 17-18 रुपए % जीएसटी है। ये सब चीजें इस पूरे इकोसिस्टम को बनाती हैं जिससे कीमत बन रही है। सो इसको समझिए, अगर हमने मुल्क में इन चीजों की कीमत को अब दुरुस्त करना है, तो अगर मैं कोई भी और बात करूंगा तो गलत करूंगा, कोई और अगर ये बात कह भी रहा है तो गलत कह रहे हैं। बात सारी ये है कि हमें अपने बेसिक्स जो हैं वो ठीक करने हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज्यादा होती और इतनी होती कि आप आईएमएफ को ये कह सकते कि हमारी तो डायरेक्ट टैक्सेशन ही इतनी ज्यादा है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी ठीक हो गया, हमें पीडीएल की मद में, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 55 रुपए नहीं लेने, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लैंड क्रूजर वाला भी दे रहा है और रिक्शे वाला भी दे रहा है। तो आप 55 रुपए पेट्रोल की कीमत को तब्दील कर सकते थे। इसको समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अब वो वक्त आ गया है कि अगर हम कीमतों की तब्दीली करेंगे या छोटी छोटी चीजों को ठीक करेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। ये बात उस पूरे इकोसिस्टम की है, ये बात उस पूरे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की है जिस निज़ाम में हम मुल्क को चला रहे हैं। इस निज़ाम की तब्दीली, इकोनॉमिक गवर्नेंस की तब्दीली ही इसको ठीक करेगी। ये चीजें जो अभी आपको गिनवाई, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे एक बात बताइएगा, अभी चूंकि हम एक आईएमएफ की कंडीशंस में फंसे भी हुए हैं और ये जो मुआहदा अभी हुआ था स्टैंड बाय के तकरीबन 8 से 9 महीने के लिए है, दैट मीन्स कि 8-9 महीने तो हमें बिल्कुल सब्सिडी मिलने वाली नहीं है। इस 8-9 महीने के बाद टोटली चीज़ें चेंज होंगी, गवर्नमेंट बदल जाएगी, केयर टेकअप सेटअप तो जाहिर है वो कुछ भी करें वो तो आंसरेबल ही नहीं होंगे, वो सिलेक्टेड लोग होंगे। आगे आने वाली हुकूमत के लिए मामलात को संभालना खास तौर पर मुआशी कितना मुश्किल लग रहा है? अगर आप मेरे 14-18 माह के जो वेबिनार्स हैं या प्रेजेंटेशंस हैं वो देखें तो मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ से कोई इनहराफ नहीं है। ये 9 माह के बाद भी पाकिस्तान के पास आईएमएफ से इनहराफ नहीं है। ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपको एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जो केयर टेकर्स हैं उनको ये मैनेज करना है कि इस तरह की चीज़ें जो डे टू डे हैं और जिनकी कीमतों की तब्दीली से हमारा जो ओवरऑल फ्रेमवर्क आईएमएफ के साथ तय है वो हैज़ टू स्टे ऑन ट्रैक। आने वालों के लिए जो है वो आप कहें कि अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं आएंगे तो शायद इकोनॉमी को चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उससे मेरा क्या मतलब है? उससे मेरा ये मतलब है कि उन्होंने आईएमएफ के रिव्यूज़ कराने हैं करंट प्रोग्राम के। याद रखिए, हम आईएमएफ के एक प्रोग्राम से आ रहे हैं जो हमने इनकम्प्लीट छोड़ा, हम उस इम्तहान में पास नहीं हो सके। हमने कहा दोबारा इम्तहान ले लीजिए, आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में चले गए, इसको कंप्लीट करना है। इसमें ये सारी शराइत शामिल हैं जिसमें बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोलियम की। डॉक्टर साहब, एक हफ्ता बाकी है, एक हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट चली जाएगी, एक केयर टेकअप सेटअप आ जाएगा। क्या ऐसा कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी नहीं बन सकती, या फिर ये बात हो जाए आईएमएफ के साथ कि हम ये पेट्रोलियम जो मसनूआत की कीमतें उनके फ्लक्चुएशन आती है, इसमें कोई ऐसी पॉलिसी रखी जाए कि एटलीस्ट अवाम इस तरीके से मुतासिर ना हो। हर 15 दिन के बाद एक बिला वजह का खौफ होता है कि जनाब पता नहीं क्या बॉम्ब गिरेगा, फिर वो जो इन्वेस्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं जो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो अलग परेशान होते हैं, ट्रेडर्स का वावेला मच जाता है। इसको कैसे ठीक किया जाए? तो आपने ये बात अच्छी रखी है। ये अगर आपको याद हो तो पहले और जब हम ये काम किया करते थे तो हम इसको मंथली बेसिस पे तब्दील करते थे, फिर इस फॉर्मूले को चेंज करके 2 वीकली बेसिस पे ले आए। आई थिंक कि शायद मंथली ही बेहतर था, इसलिए कि उससे ज़रा स्मूदन आउट हो जाती थी ये जो प्राइसेस थी और हर 15 दिन बाद ये खौफ नहीं होता था। बट इन दी एंड तो ये तब ठीक होगा कि हमारी रुपए की कदर जो है वो हमारी पैदावारी सलाहियत की वजह से बेहतर होगी। तो ये जो इस वक्त आपका ड्रॉप आ रहा है बिकॉज ऑफ दी रुपए की कीमत या जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आ रहा है, इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, फिर ये तब ठीक होगा कि हमारे पास इस वक्त, आप हैरान होंगी इस बात को सुन के, कि सिर्फ जो 70 से 75% फ्यूल है वो इम्पोर्टेड है। हमारा अपना फ्यूल जो है वो 25 से 30% है जो रिफाइनरीज काम करती हैं। तो हमें अपनी इंडिजिनस पाकिस्तान में रिसोर्सेज देखने हैं। अब माइंस एंड मिनरल्स पे कुछ काम शुरू हुआ है, पर गैस के रिसोर्सेज देखने हैं, हमें एनर्जी के रिसोर्सेज देखने हैं। अब पाकिस्तान की
25 करोड़ की जो आवाम है ना, उसको संभालने के लिए आपको बहुत ज्यादा फंडामेंटल तब्दीलियां करनी पड़ेंगी इन द वे वी आर रनिंग आवर बिजनेस। अदरवाइज ये तकलीफ लोगों पे बहुत है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत है। लोगों को 6 महीने ये रियलाइज करना है कि ये जी, तकलीफ बहुत जाने बहुत वाली शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि तकलीफ बहुत है। सैरिश, वाकई तकलीफ बहुत ज़्यादा है और इस तकलीफ से निकलने के लिए आने वाली हुकूमत की तरफ देखना बिल्कुल ऐसे है कि आप इस वक्त किसी पर भी भरोसा करने की पोजीशन में नहीं है। और उसकी वजह बिल्कुल सही बताई है डॉक्टर साहब ने कि हम IMF के एक प्रोग्राम से निकल के दूसरे में जाएंगे, ये हमारी मजबूरी बन गया है।